ठीक है, चलो, है ना। अब आई कैसा कहता है कि स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) आई। अब इसको याद करने के लिए आपके पास दो है, एक आई से इनॉग्रेशन होता है, इनॉग्रेशन, जब अपन कोई नई चीज का इनॉग्रेशन करते हैं तो आई फॉर इनॉग्रेशन, और एक आई फॉर आईए भी याद कर सकते हो। ठीक है, देखो ये तो छोटे छोटे लोकल फंडे हैं याद करने के, कि आप इस फंडे का इस्तेमाल करो और आपको परीक्षा में याद आ जाना चाहिए। ये फंडा परीक्षा में याद आ गया, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया, बस आपका पर्पस सॉल्व हो गया। अब जब आप जज बनोगे तो जज बनने के बाद तो किताब आपके सामने रखी रहेगी, दो वकील आपके सामने रहेंगे, वो आपको सब सिखा देंगे, परंतु उस परीक्षा के क्षण में आपको ये याद रह जाए कि 12(1) आई में क्या है। तो जैसे ही आपने आई पढ़ा, आपके दिमाग में इनॉग्रेशन आएगा या आपके दिमाग में आईए आएगा। अब इनॉग्रेशन और आईए क्यों इसका हमने शॉर्ट नेम रखा है वो देख लीजिए। यह कि किराएदार ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या बाद में अपने निवास के लिए उपयुक्त स्थान बना लिया है, उसका रिक्त कब्जा प्राप्त कर लिया है, या उसे ऐसा स्थान आवंटित हो गया है। तो अब आप देखिए कि जब आपको नया मकान मिलता है एक बात, जब आप नया मकान बना लेते हो दूसरी बात, जब आपने नया मकान आपको आवंटित हो गया है तो आप क्या करते हो, नए मकान में क्या करते हो, नया मकान बनाते हो तो क्या करते हो, पता है ना क्या करते हो, आप उसमें वास्तु पूजा कराते हो, फिर लोगों को बुलाते हो, तो इसको क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन है। या फिर आप कहते हो जब आपकी वास्तु पूजा हो जाती है, फिर शाम को आप भोजन रखते हो, तो आप सबके सामने क्या कहते हो, आइए हमारे नए मकान में आइए। कहाँ आइए, नए मकान में आइए। बस जब आपको नया मकान मिल गया है, नया मकान का पोजीशन आपने ले लिया है, या वो आपको अलॉट हो गया है, तो आपको जैसे ये सब कुछ हुआ तो मकान मालिक को जैसे ही पता चला तो मकान मालिक आइए नहीं कहेगा, मकान मालिक कहेगा जाइए, यानी उसे खाली कराने का आधार मिल गया। ठीक है, जो भी स्थान, अब ये भी दोनों पर्पज में रखा है कि उसने कोई उपयुक्त स्थान बना लिया, या उसका रिक्त कब्जा ले लिया है, या फिर उसको आवंटित हो गया। ठीक है, आई फॉर आइए, नए मकान में आइए, या इनॉग्रेशन हो गया तो आप मकान मालिक क्या कहेगा, जाइए। तो ये याद रहेगा। ठीक है, अब जे फॉर जॉब कर सकते हैं, जे फॉर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो जे फॉर जॉब ज़्यादा अच्छा है कि यह स्थान किराएदार को किराए पर निवास के लिए इस कारण दिया गया था कि वह भूमि स्वामी या नौकरी में था, और यह कि किराएदार को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या बाद ऐसी सेवा या नौकरी में नहीं रहा। समझ लीजिए कि वो इस अधिनियम के लागू होने से पहले नौकरी पे था। समझ लीजिए हमारा सर्वेंट है, वो हमारा ड्राइवर है, और हमने उसको मकान, अपने ही मकान में किराए पर दे दिया सामने वाला, और कहा कि चूंकि वो हमारा ड्राइवर है इसलिए भैया नौकरी तुम हमारी करो, और ये सामने वाला हमारा मकान किराए पर ले लो। या कोई कंपनी है, अपने एम्प्लॉय को क्या करती है कि मकान, अपने ही मकान अलॉट करती है किराए पर, और अपनी कंपनी में वो जॉब करता है। अब क्या हुआ कि कंपनी ने या मैंने अपने एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया। अब जैसे इसको नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा कि जाओ आप दूसरी जगह। तो हमने अपना परिसर उसको सिर्फ इसलिए दिया था कि वो हमारी नौकरी में था, कंपनी ने अपना परिसर उसको इसलिए दिया था कि वो नौकरी पर था। अब उसकी नौकरी समाप्त हो गई, उसको डिसमिस कर दिया, या रिटायर्ड हो गया, या वो चला गया कहीं और, उसका ट्रांसफर हो गया, अब वो नौकरी में नहीं रहा, तो वो मकान को क्या कर देगा, खाली कराने का आधार हमको, लैंडलॉर्ड को, कंपनी को, या जो भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको मिल गया, और वो खाली करा देगा, या खाली कराने का एविक्शन सूट ला सकता है इस आधार पर। अब इसमें एक प्रोविजो ये जुड़ा है, मतलब इसकी एक शर्त है कि अगर समझ लीजिए कि हमने उसको नौकरी से निकाला है, और नौकरी से निकालने के बाद उसने उस नौकरी के डिसमिसल ऑर्डर को, या नौकरी से निकालने के जो टर्मिनेशन ऑर्डर है उसको किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दे दी। सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी, समझ लीजिए लेबर कोर्ट में उसने चुनौती दे दी। तो जब तक लेबर कोर्ट का निर्णय फाइनलाइज नहीं होगा, जब तक लेबर कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाएगा, तब तक न्यायालय पर यह प्रतिबद्ध है कि आप उसका एविक्शन ऑर्डर नहीं करोगे, एविक्शन डिग्री पारित नहीं करोगे। ठीक है, तो जे फॉर जॉब की, जॉब के वजह से
हमने उसे निवासिक प्रयोजन का स्थान किराए पर दिया और अब उसका जॉब नहीं रह गया तो हम उसका निवासिक प्रयोजन का मकान खाली करा लेंगे, सूट फाइल करके। यदि वो खाली नहीं कर रहा था तो सूट फाइल करके खाली करा देंगे। परंतु यदि उसने उस डिसमिसल ऑर्डर को, टर्मिनेशन ऑर्डर को चैलेंज कर दिया, कहाँ पर, कहीं चैलेंज कर दिया, तो फिर ऐसे चैलेंजिंग की अवस्था में जब तक कि उसका केस चलता रहेगा तब तक न्यायालय एविक्शन का ऑर्डर नहीं करेगा, तब तक न्यायालय उसको एविक्शन की डिग्री पारित नहीं करेगा। ये जे फॉर जॉब में, ठीक है। स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(k, तो स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(k हमको ये बात बताती है कि भाई यह कि किराएदार ने इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व या बाद में उस स्थान को सारभूत क्षति पहुंचाई है, ठीक है। उसको क्या क्या किया है, यानी मटेरियल डैमेज किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मटेरियल डैमेज का मतलब है कि तात्विक या सारवान क्षति, ठीक है। तो अब यहां क्या हुआ कि के फॉर कटिंग करके याद रख लो। के फॉर कटिंग मतलब उसने मकान को यहां से तोड़ दिया, वहां से तोड़ दिया, स्थान को यहां से जर्जर कर दिया, वहां से कर दिया, यहां से छेद कर दिया, कंडे चिपका दिए, मतलब भाई सब गंदगी बंदगी फैला लिया, उससे मकान का क्या हो गया, सारवान क्षति हुई है, मकान को डैमेज हुआ है, तो फिर खाली कराने का आधार उसे मिल जाएगा। अब जब यहाँ पर भी प्रयोजन दोनों, यहाँ पर भी प्रयोजन क्या आएगा, दोनों। अब आपको यहाँ एक बात याद रखना है, सबसेक्शन 9 इसके साथ इसको पढ़ना है। तो 9 क्या कहता है कि उपधारा 1 के में वर्णित आधार पर किसी किराएदार के निष्कासन के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा यदि किराएदार न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर भवन में पहुंचाई गई क्षति, न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर भवन में पहुंचाई गई क्षति या न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, या न्यायालय को जब सेटिस्फाइड कर दे, अनुरूप मरम्मत कर दे, या यहाँ या याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि स्वामी को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई कंपनसेशन अमाउंट कोई कंपनसेट कर दे, तो फिर न्यायालय एविक्शन का ऑर्डर नहीं करेगा। तो के फॉर कटिंग, कटिंग का मतलब है कि सारवान क्षति, सब्सटेंशियल डैमेज अगर कोई किराएदार उस मकान में कर देता है, मकान मतलब स्थान एकोमोडेशन में कर देता है, दोनों पर्पज आइदर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल पर्पज में कर देता है, तो मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को एक राइट्स मिल जाता है, एक अधिकार मिल जाता है कि उस किराएदार का एविक्शन करा दे सूट फाइल करके, ठीक है। परंतु इसका प्रोविजो यानी सबसेक्शन 9 क्या कहती है कि वो तभी करा पाएगा, न्यायालय एक बार अपॉर्चुनिटी देगा न्यायालय, और उसको एक समय देगा, अप्रोप्रिएट टाइम देगा, एक टाइम देगा कि भैया आप इस समय के भीतर वो मरम्मत जो क्षति है वो पूरी मरम्मत करके वापस स्थिति में ला दो, या फिर इसका एक कंपनसेशन दे दो। और अगर वो व्यक्ति ऐसा कर देता है कि न्यायालय के युक्तिक समय में क्षति को पूरी कर देता है या फिर कंपनसेशन पेड कर देता है, तो फिर न्यायालय एविक्शन का ऑर्डर नहीं करेगा। ये कंट्रोलिंग है। अपन इस चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं कि एविक्शन पर कंट्रोल, ये पढ़ रहे हैं नियंत्रण, निष्कासन पर नियंत्रण। तो नियंत्रण क्या रखा गया है कि आप डैमेजेस को कंप्लीट कर दो या फिर आप उसको कंपनसेट कर दो, तो फिर एविक्शन का ऑर्डर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी आया के हो गया। अब